हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है टीकाकरण में दखल ना दे अदालत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने एक हलफनामा डाला है और उसमें ये बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट उत्साहित होकर ये बयान जारी कर रहा है वो वैसा ना करे। हालांकि ये अवमानना का भी नोटिस इसमें जारी हो सकता है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि जो ये टीकाकरण किया जा रहा है वो घर घर जाकर नहीं किया जा सकता है और इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण करना कोई आसान बात नहीं है। इसमें यह भी बताया गया है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी को इस समय फैलने से रोकने में कारगर टीकाकरण है, इसको हर राज्य पूरी तरीके से निभा रहा है और केंद्र ने टीकाकरण नीति को सही ठहराने वाला एक हलफनामा रविवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई इसमें की जानी थी, लेकिन तकनीकी व्यवधान के कारण सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई है। केंद्र ने संकट और महामारी से जूझ रहे देश को ऐसे में सरकार के प्रशासकीय अमले को जनहित में नीति तय करने का विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए। टीके की खरीद और टीकाकरण प्रक्रिया का उद्देश्य उम्र और जोखिम के आधार पर बराबरी से टीके का वितरण सुनिश्चित करना होगा। घर घर जाकर टीकाकरण नहीं हो सकता है और सरकार का कहना है कि यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके कई कारण हैं। यह टीकाकरण अन्य अभियानों से भिन्न है। कोरोना का टीका हाल ही में तैयार हुआ है और इसकी उपलब्धता अभी सीमित है। कोरोना टीका 2 डोज में 4 से 8 सप्ताह के अंदर पर दिया जाता है। इसके एक वायल में 10 खुराक होती है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इस पूरे आर्टिकल को समझाया गया है, वो देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में हलफनामा देकर अपनी टीकाकरण नीति को सही ठहराया है और कहा है कि अभूतपूर्व परिस्थितियों में एग्जीक्यूटिव पॉलिसी के तहत तैयार किया गया है यह अभियान। तीसरी न्यूज़ है कि अन्य टीकाकरण से भिन्न है यह अभियान और कार्यपालिका की वृद्धि पर भरोसा किया जाना चाहिए। कीमतें तय करने से पहले देश में टीका बना रही कंपनियों से किया गया था व्यापक विमर्श। केंद्र सरकार ने राज्यों व निजी केंद्रों की तुलना में ज़्यादा ऑर्डर दिया है, इसलिए कीमतें कम हो रही हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि टीके की बिक्री में बहुत ज़्यादा लाभ न कमाया जाए और राज्यों ने मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया है, इसलिए कीमतों से जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारतीय वेरिएंट वैश्विक खतरा, ये बोला है डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि जो भारत में अब डबल म्यूटेंट मिला है, जिसको वो बता रहा है B.1.617, इस वेरिएंट को वैश्विक चिंता का कारण डब्ल्यूएचओ द्वारा बताया जा रहा है और पहली बार इस वेरिएंट की पहचान पिछले साल हुई थी। डब्ल्यूएचओ की जो मारिया वॉन है वो कह रही हैं कि हम इस वायरस को वैश्विक स्तर पर चिंता के कारण के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं। ऐसी जानकारियां हैं जिनसे इसकी संक्रामकता बढ़ने का पता लगाया जा रहा है और ये जो संक्रमण है B.1.617, ये पिछले साल अक्टूबर 2020 में देखा गया था और अब वो जो ये वेरिएंट जिस तरीके से भारत में कोरोना फैल रहा है और ने अपने रूप को बदल रहा है, वो वैश्विक खतरा मान रही हैं। नेक्स्ट है विश्वास मत हारने के बाद गिरी नेपाल की ओली सरकार। देखिए, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, जो नेपाल की जो प्रतिनिधि सभा है वो 275 लोगों की है। इसमें 4 लोग निलंबित चल रहे थे, तो विश्वास मत हासिल करने के लिए 136 वोट चाहिए थे। 136 वोट में ओली सरकार को सिर्फ 93 मत मिले। 15 लोग अनुपस्थित थे और इनके अपोजिट पड़े हैं 124 वोट। तो इस तरीके से कोली शर्मा हार गए हैं और जो नेपाल का संविधान है 103, उसके तहत जब ये विश्वास मत कोई भी सरकार प्रधानमंत्री हासिल नहीं कर पाते हैं तो तुरंत तत्काल प्रभाव से ही सरकार अस्तित्वहीन हो जाती है। मतलब अब वो कोई फैसले नहीं ले सकती है और मतलब पूरी वहाँ की संवैधानिक ढांचा बदल जाता है।
और नेपाल का जो विधानसभा है, सॉरी, जो प्रतिनिधि सभा है, वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर सीमा खींचेगा चीन। देखिए, चीन का कहना है कि एवरेस्ट पर चढ़ने से जो लोग आ रहे हैं पर्वतारोही, वो एक तरीके से कोरोना फैला रहे हैं। हालांकि ये बात अब कितनी सही है कितनी गलत, लेकिन चीन इसमें भी अपना जो विस्तारवादी नीति को अपना रहा है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक पर्वतारोहियों के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चीन ने अब माउंट एवरेस्ट को बांटने के लिए एक सीमा रेखा खींचने का ऐलान किया है। इससे नेपाल की तरफ से चढ़ने वाले पर्वतारोही उतरते समय चीन की तरफ नहीं आ पाएंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह विज्ञापन विभाजन रेखा किस चीज से बनाएंगे। नेपाल ने भी चीन के इस रवैये पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सरकारी एजेंसी जो चीन की है, सिन्हुआ, उसके मुताबिक जो तिब्बत माउंटेनिंग गाइड का एक दल चीन की तरफ से पहाड़ पर चढ़ने वालों के पहुंचने से पहले ही वहां सीमा रेखा बना देगा। इसे उन्होंने सेपा राशन लाइन का नाम दिया है। फिर से सुन लीजिए, सेपा राशन लाइन का नाम दिया है। पर्वतारोहियों को चीन की उत्तरी तरफ से नीचे उतरने की मनाही होगी ताकि नेपाली या दक्षिणी तरफ कोई ना जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ब्रिटेन ने और स्पेन ने अब लॉकडाउन में ढील दी है। स्पेन में तो पिछले नवंबर से लॉकडाउन चल रहा था और ब्रिटेन में जनवरी से चल रहा था। आपको पता होगा कि जनवरी में ब्रिटेन में एकदम से केसेस बढ़े थे और जो बोरिस जॉनसन हैं, जो भारत में 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, उन्होंने अपने देश में कोरोना के हालात को देखते हुए अपनी भारत की यात्रा को कैंसिल कर दिया था और उन्होंने जनवरी से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। पहले ये फरवरी के मिड तक था, उसके बाद इसे मार्च तक बढ़ाया गया, फिर अप्रैल तक, और अब इसमें कुछ ढील दी गई है। उन्होंने इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए निर्णय लिया था और काफ़ी हद तक वो इसमें सफल भी रहे। स्पेन में लगभग ये 6 महीने तक चला, यानी कि नवंबर से अभी तक मई तक चला और अब स्पेन में भी ढील दी गई है। तो लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया, जैसा आपको पिक में दिखाई दे रहा है। और CNN की खबर के अनुसार गत नवंबर में जो स्पेन में लगाया गया था लॉकडाउन, उससे काफ़ी लोगों को राहत मिली है, क्योंकि उस समय 35,60,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए थे और 78,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसमें अब जैसे हालात भारत के हैं, उससे भी कम हालात स्पेन और ब्रिटेन के थे। तब भी उन्होंने वहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाकर महामारी को रोकने से बचाया था। अब भारत में ऐसा संपूर्ण लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ऐसी क्या इकोनॉमी को आप बढ़ाना चाहते हैं? ऐसा कौन सा आप ट्रिलियन में इकोनॉमी को ले जाना चाहते हैं? ये सब सरकार को बताना होगा। हालांकि आप इसमें क्या अपने विचार रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि किचन में जल्द गलेगी सिर्फ घरेलू दाल। दालों के मामले में आत्मनिर्भर होने को ठान चुकी सरकार ने आगामी खरीफ सीजन के लिए अपनी व्यापक तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। दलहनी फसलों की पैदावार और उसकी उत्पादकता बढ़ाने की रणनीति के तहत आगामी सीजन में ही खेती का रकबा बढ़ाने के साथ किसानों को उन्नत प्रजाति के बीजों का वितरण का व्यापक अभियान जोर शोर से चलाना होगा। आयात निर्भरता से पूरी तरह मुक्त होने के लिए सरकार ने खरीफ सीजन में पिछले वर्षों के मुकाबले 10 गुना से भी अधिक किसानों को बीजों का पैकेट बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत सभी राज्यों को समय पर बीजों का पैकेट भेज दिया गया है। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना भी सरकार की प्राथमिकता में शुमार होगा। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे का कहना है कि दालों के आयात पर सालाना 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। देखिए, पेट्रोल जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उस पर है ये न्यूज़ कि पेट्रोल और डीजल के दाम में सोमवार को हुई बढ़ोतरी के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी 100 के पार चला गया है पेट्रोल। और इसके साथ ही नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का दाम सोमवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर चला गया। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अनुसार सोमवार को पेट्रोल का दाम 26 पैसे और डीजल का 33 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। यह यात्री वाहन ईंधन के दाम में एक सप्ताह में 5वीं बार बढ़ोतरी है।
पिछले एक हफ्ते में 5 बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 1.14 रुपये और डीजल 1.13 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद सोमवार को महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। भारत में नहीं होंगे आईपीएल के बाकी मैच। गांगुली ने कहा है कि 14 दिन के क्वारंटाइन को संभालना मुश्किल, बाकी मैचों के लिए अभी विंडो की तलाश जारी। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि हाल ही में स्थगित हुए आईपीएल का बाकी सत्र देश के बाहर खेला जाएगा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बाकी के 31 मैच आयोजित करने के लिए विंडो कब उपलब्ध होगी। कड़े बायो बबल में कोविड-19 पॉजिटिव के कई मामले आने के बाद बीसीसीआई ने इस टी20 लीग को पिछले सप्ताह अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिया था। मौजूदा सत्र में 29 मैच खेले गए हैं, जबकि अभी 31 मैच खेले जाने बाकी हैं। गांगुली ने स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन में कहा कि 14 दिन के क्वारंटाइन से दिक्कत होती है, इससे संभालना बहुत मुश्किल है। यह भारत में नहीं हो सकता। यह कहना जल्दबाजी होगी कि हम आईपीएल को पूरा कराने के लिए एक स्लॉट कैसे पा सकते हैं। नेक्स्ट पेज एडिटोरियल पेज है। पहला आर्टिकल है भद्रलोक का अभद्र चेहरा, और यह आर्टिकल लिखा है इंडिक एकेडमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार विकास सारस्वत द्वारा। देखिए, जैसा कि आपने देखा है कि बंगाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत मिला है। उसके बाद जो वहाँ पर हिंसा हो रही है उसमें एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि जैसे पहले पूर्व काल में विदेशों में होता था कि जब राजा जीत जाते थे तो वो जिस देश के खिलाफ जीतते थे उसकी जनता पर कहर ढाते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उन पर मनमानी तरीके से बल प्रयोग करते थे। तो वैसा ही कुछ अब बंगाल में देखने को मिल रहा है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। जहां देश इस हिंसक उन्माद और उस पर राज्य सरकार की उदासीनता से हतप्रत है, वहीं ध्वस्त कानून व्यवस्था को संभालने के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग भी जोर शोर से उठाई गई है। इस बीच भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें बंगाली बुद्धिजीवियों का वर्चस्व रहता है, पूरी तरह चुप रहा है। अमिताभ घोष, अभिजीत बनर्जी, कौशिक बसु, परमव्रत चट्टोपाध्याय, अपर्णा सेन से लेकर सबसे प्रसिद्ध बंगाली अमर्त्य सेन, जो कि लंबे लंबे लेखों, गोष्ठियों और संबोधनों से देश को फांसीवाद और सांप्रदायिकता के प्रति आगाह करते रहे हैं, बंगाल में हो रही हिंसा पर मौन है। जिस बंगाल को टैगोर, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद और काजी नजरुल की जमीन और सहिष्णुता भाईचारे का प्रतीक बताकर बुद्धिजीवी हेकड़ी जमाते रहे, उस बंगाल की शर्मनाक हकीकत आज सबके सामने है। सच तो यह है कि टैगोर, बंकिम और विवेकानंद का बंगाल कभी का मर चुका है। राज्य के गलत आर्थिक और राजनीतिक चुनावों ने उसे बहुत पहले ही दयनीय स्थिति से में लाकर खड़ा कर दिया है। साफ है कि जिस बंगाल के बारे में दावा किया जाता है कि जो वह आज सोचता है वह भारत कल सोचने पर विवश होता है, वह बंगाल दशकों पहले भारी दिशा भूल कर चुका है। राज्य की राजनीति के हिंसक विषैले स्वरूप के कई कारण हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण और बदलता जनसंख्यीय अनुपात यदि इसकी एक वजह है तो बुद्धिजीवी दम दूसरा महत्वपूर्ण कारण बताएं। देखिए, आर्टिकल में बताया गया है कि सभी मौन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी घोर भर्त्सना हो रही है, हर तरफ इसकी आलोचना की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर भी संज्ञान लेने का कहा है, और आपने देखा होगा कि भाजपा जो केंद्र सरकार है, भाजपा की केंद्र सरकार है, वो भी इस पर दखल देने की बात कर रही है। हालांकि ये बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। जब भी कोई पार्टी देखिए, चुनाव होते हैं तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो पार्टी जीतती है और एक पार्टी हारती है। अब अगर आप जीते हैं तो आप ये नहीं है कि आप उत्साह में आकर किसी दूसरे दल पर किसी प्रकार का अत्याचार करें या अपने आप उन विधानसभा क्षेत्रों में अत्याचार करें जिसमें आप हार चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 275 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे बंगाल में, और ममता बनर्जी को इसमें प्रचंड बहुमत मिला है, तो उन्हें उतना ही शालीन होना चाहिए, और लोगों ने जो उन्हें नई जिम्मेदारी दी है उसका उन्हें और अच्छी तरीके से निर्वाह करना चाहिए। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि उद्यमशीलता और आर्थिक समृद्धि को किनारे रख भद्रलोक के बौद्धिक अड्डों में उन कल्पनाशील धारणाओं से लड़ाई जारी है जो मार्क्स, माओ और चोम्स्की के लेखन में वर्ग शत्रु का बोध कराती है।
इसका शर्मनाक उदाहरण कोलकाता का एक अंग्रेजी दैनिक भी है। यही कारण है कि चुनाव बाद हुई हिंसा का बचाव हर चुनाव के बाद होने वाली सामान्य बंगाली प्रतिक्रिया बताकर बेशर्मी से किया गया है। कुछ बंगाली बुद्धिजीवियों ने चुनाव पूर्व एक गाने के माध्यम से भाजपा का विरोध यह कहकर किया था कि वह राज्य में वैमनस्य और दुर्भाव नहीं चाहते। राज्य में हुई हिंसा में ज्यादातर गरीब और पिछड़ा बंगाली प्रभावित हुआ है, परंतु उन कलाकारों में से किसी ने भी हिंसा का विरोध नहीं किया। वैचारिक कुचेष्टाओं से समृद्ध बंगाल को बर्बाद करने के बाद हिंसा को लगातार मौन स्वीकृति देकर भद्रलोक ने अपनी संवेदनहीनता और नैतिक खोखलेपन को भी उजागर कर दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल लिखा है हिंदुस्तान ओपिनियन एनर्जी से संबद्ध रहे अरविंद मिश्रा ने, और उन्होंने बताया कि आपदा में मुनाफाखोरी ने बढ़ाई है समस्या। ऑक्सीजन मनुष्य के लिए प्राणवायु है। वातावरण में मौजूद जिस ऑक्सीजन के जरिए हमारी सांसों की डोर चलती है उसके लिए हमें ना तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं और ना ही कतार लगानी पड़ती है। शायद इसलिए ऑक्सीजन के प्रति हम संवेदनशील होना तो दूर अपनी गतिविधियों से उनकी गुणवत्ता को नष्ट करते हैं। ऑक्सीजन के चिकित्सकीय रूप ने तो कोरोना की दूसरी लहर की वजह से ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आज यह एक ऐसा उत्पाद बन गया है कि जिसे हासिल करने के लिए मरीज और अस्पताल जद्दोजहद कर रहे हैं। कई मामलों में तो न्यायालयों को भी दखल देना पड़ रहा है। हालांकि ऑक्सीजन से जुड़ी यह विपदा संसाधन के अभाव से कहीं अधिक उसके अनुचित संग्रहण और उसके उपयोग के प्रति जागरूकता के अभाव से उत्पन्न हुई है। औद्योगिक गतिविधियों और चिकित्सीय उपचार में प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन सामान्यतः एक ही संयंत्र में तैयार की जाती है। एक ही प्रकार के टैंक और सिलेंडर के जरिए इसे संग्रहित किया जाता है। देश में तकरीबन 1 लाख टन ऑक्सीजन का प्रतिदिन उत्पादन होता है। इसमें औद्योगिक और चिकित्सा ऑक्सीजन दोनों शामिल हैं। देश में इस्पात उद्योग औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन तैयार करता है। इस क्षेत्र के उपक्रम जरूरत पड़ने पर मेडिकल ऑक्सीजन का भी उत्पादन करते हैं। वहीं निजी क्षेत्र भी कुछ कंपनियां मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में सक्रिय हैं। औद्योगिक गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की खपत चिकित्सा ऑक्सीजन के मुकाबले काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इसका परिवहन मुख्य रूप से पाइपलाइन के जरिए ही होता है। अगस्त 2020 में जहां लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO का उत्पादन 5,700 मीट्रिक टन होता था, वहीं आज यह 8,922 मीट्रिक टन उत्पादित की जा रही है। इनमें लगभग 4,500 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन स्टील और पेट्रोलियम क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा तैयार की जा रही है। वहीं गंभीर स्थिति में मरीजों को दी जाने वाली मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति विशेष प्रकार के क्रायोजेनिक टैंकर्स और सिलेंडरों के जरिए की जाती है। लेकिन देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि ये किया जाता है, वो किया जाता है, इतना उत्पादन होता है, औद्योगिक लोग भी करते हैं, कंपनियां करती हैं। लेकिन आप जब अरविंद मिश्रा जी जब सड़क पर निकलेंगे और जितनी लंबी कतारें देखेंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि इस समय भारत में जो ऑक्सीजन की कमी है वो क्या स्तर बताती है। मुनाफाखोरी जो हो रही है, मुनाफाखोरी तो हो रही है। अगर 1-2 केसेस ऐसे कर दिए जाएं कि जो लोग मुनाफाखोरी में पकड़े जा रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन पर इतने रुपए का दंड लगाया जाए कि उनकी दोबारा या ऐसे लोगों की कोई हिम्मत ना हो, तब मुनाफाखोरी रोकी जा सकती है। अमूमन उन्हें रोका जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है, उन पर केस चलता है, फिर वो बेल पर रिहा हो जाते हैं। तो इसलिए मुनाफाखोरी बढ़ती है। जब तक कोई कड़ा उदाहरण इन लोग के सामने पेश नहीं होगा वो ऐसा करते रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है टीकाकरण नीति। केंद्र सरकार ने अपनी टीकाकरण नीति का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट से उसमें दखल न देने का आग्रह किया है। कहना ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने से बचता है या नहीं, लेकिन इतना तो है कि टीकाकरण नीति की समीक्षा होनी चाहिए। यह समीक्षा कोई विशेषज्ञ समूह ही भली तरह कर सकता है। ऐसा कोई समूह इसलिए भी गठित होना चाहिए क्योंकि टीकाकरण नीति को लेकर जहां कई राज्य सवाल उठा रहे हैं, वहीं फिलहाल कोई भी इस बारे में बता सकने की स्थिति में नहीं है कि टीकाकरण अभियान की अपेक्षित गति कब मिलेगी और उतनी आबादी को टीका कब लग जाएगा, इसमें हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो सके। टीकाकरण नीति और टीकों की उपलब्धता के साथ ही इसका भी आकलन करने की जरूरत है कि इस समय जो टीके लगाए जा रहे हैं वे कोरोना वायरस के बदलते हुए सभी प्रतिरूपों पर असरकारी हैं या नहीं। ध्यान रहे कि यह अंदेशा पैदा हो गया है कि कुछ प्रतिरूपों पर मौजूदा टीके पर्याप्त कारगर नहीं है। जनता में भरोसा पैदा करने के लिए इस अंदेशे का निवारण करने की जरूरत है। इसके साथ ही
इस सवाल का जवाब खोजने में भी आवश्यकता है कि क्या टीकों में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। तो ये आज का यानी 11 मई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।